प्रणाम नमस्कार दोस्तों। आज के खास पॉडकास्ट में आज सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो खास पॉडकास्ट है वो बेहद खास इसलिए है क्योंकि जो आज हमारे साथ में मेहमान कलाकार हैं वो एक निर्देशक भी हैं, राइटर भी हैं और उसके अलावा एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो हमने इन्हें ज्यादातर सीरियस अभिनय में देखा है, पर इनके बारे में हम जानेंगे बाहर से कड़क लेकिन अंदर से नारियल की तरह एकदम नरम। हमारे साथ में है पुनीत इस्सर जी। प्रणाम नमस्कार पुनीत जी। प्रणाम नमस्कार, क्या है? बहुत बहुत अच्छे। मैं आपकी जर्नी को लेकर के यहाँ से शुरुआत करूंगा कि आपका जो जीवन है, आपके घर में पहले से ही जो है आपके पिता जो है वो एक निर्देशक थे। उन्होंने शुरुआत की प्रेम गीत से। और प्रेम गीत जो फिल्म है वो उसके जरिए जो है कई सारे लोगों को एक बहुत काम करने का मौका मिला। खासतौर पर उसमें जगजीत सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने पहली बार शायद संगीत देवा। मेरे पिताजी ने प्रेम गीत आई थी, उसमें उन्होंने जगजीत सिंह को द म्यूजिक डायरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, अनीता राज की पहली फिल्म थी एज ए हीरोइन इंट्रोड्यूस किया, और राज बब्बर की पहली हीरो फिल्म। उससे पहले वो इंसाफ का तराजू में नेगेटिव रोल में आए थे, तो उनको पॉजिटिव रोल में मेरे पिताजी ने प्रेम गीत उनको भेज दिया जी। आपके जीवन की जो शुरुआत अगर हम बात करें कि महाभारत में कैसे आपके दिल में आया कि आपको ये दुर्योधन की भूमिका ही निभानी है, या फिर आपको ये रोल अचानक मिल गया? I started my career in 1982। मेरी पहली फिल्म थी पुरी। दुर्भाग्यवश उसमें वो हादसा हो गया था, तो then there was a struggling period of almost 6 years. But the kind of roles which I wanted to do, I was not getting. So I was not very happy with the roles were being offered to me because of that incident. People thought I was 8th degree black belt in martial arts. So they thought कि मैं सिर्फ एक बतौर फाइटर ही काम कर रहा। तो एक जो पहचान थी कि मैं आई वाज अ स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर, मैं पहले तलफ़ुज़ सिखाया करता था, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था, वो सब जो प्रत्यक्ष में था वो परोक्ष बन गया। वो प्रत्यक्ष में क्या आया कि पुनीत सर की हाइट बहुत अच्छी है, बॉडी बहुत अच्छी है, वो मार्शल आर्ट करता, तो ये फाइटर है, तो इसको उसी तरह के लोग थे। तो आई वाज़न्ट हैप्पी डूइंग व्हाट आई वाज गेटिंग, बट आई हैड टू डू इट बिकॉज आई हैड टू मेक माय 2x स्पीच। फिर पता चला कि चोपड़ा साहब जो है महाभारत बना रहे हैं और उन्हें अच्छे कलाकार चाहिए जो समय दे सके। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या भाई कहीं मिलेगी नहीं। तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मैंने महाभारत पढ़ा हुआ था, घर में माहौल था साहित्य का, बिकॉज ऑफ माई फादर। तो हमने कहा कि मैंने पढ़ा कुछ जानता था, तो फिर मैं चोपड़ा साहब के पास गया कि भाई मैं इसमें एज एन एक्टर काम करना चाहूंगा। मैं ऑडिशन के लिए आया, मुझे देखते ही उनका था कि भाई इसकी हाइट बॉडी बहुत बढ़िया है, आवाज भी है सब बढ़िया, इसको हम करते, इसको हम भीम बना देते हैं। तो मैं बहुत डर के विनम्र तरीके से सर मैं यहाँ पे भीम नहीं, मैं तो दुर्योधन के पात्र किया जी। तो इंस्टेंट रिएक्शन था भाई मासूम रजा जी का कि भाई अब हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं और तुम विलन बनना चाहते हो। मैंने उनसे कहा कि सर गुस्ताखी माफ, इट इज नॉट दैट, इट्स अ ब्रिलियंट रोल, बट आई थिंक जो मैं इंडस्ट्री में बतौर कलाकार अपना जो एक मकाम हासिल करना चाहता हूँ, जो छवि बनाना चाहता हूँ, उसकी मुझे लगता है विलन्स कैरेक्टर आई विल बी एबल टू डू मोर जस्टिस टू इट एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी इन रिटर्न। तो उससे मेरी एक अलग पहचान बनी थी, एक एक्टर की पहचान बनी। सुना कि क्या आपने क्या पढ़ा है? मैंने बताया मैंने रश्मि गंधी पढ़ा है, मैंने जयद्रथ वध जो है उसको कंठस्थ किया हुआ है, मैंने मृत्युंजय पढ़ा हुआ है, मैंने उर्वंगम पढ़ा हुआ था। तो कहा तो आपको सुनाइए, आपको सुना सकते हैं जी। और हाथ कंदों को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो फिर मैंने उन्हें जयद्रथ वध की कुछ पंक्तियां सबके समक्ष खड़े होकर मैंने पेश की, which they loved it, and instantly था कि भाई ये हमारा दुर्योधन फिक्स। आपका उच्चारण जो है मैंने देखा है कि बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आप कोई भी डायलॉग बोलते हैं बड़ी कन्विक्शन के साथ में आप अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं।
और खासतौर पे हमने महाभारत जो आपका यहाँ प्ले चल रहा है, अगर हम उसकी भी बात करेंगे तो बखूबी आपने लिखा है और फिर उसका मंचन भी बहुत खूबसूरत तरीके से। जिसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे थॉट आया कि दुर्योधन की दृष्टि से? देखिए, हमने इसकी शुरुआत की 2017 में, तो ऑलमोस्ट मतलब 88, 98, 2008, 2018, 30 वर्ष के बाद हमने इसकी शुरुआत की, और 19 वर्षों के बाद। बट वी वर लकी, ये सौभाग्य है हमारा, ईश्वर की कृपा भी है, बड़ों का आशीर्वाद है कि महाभारत में भूले गए, बिकॉज वो ऐसा कुछ एक वो नायाब बन गया था कि आफ्टर एवरी 1 year or 2 years there was a leader. So people of each generation have seen it. तो we became iconic characters. तो अक्सर क्या होता है कि टीवी सीरियल खत्म होता है तो फिर और लोग भूल जाते हैं, ये खत्म ही नहीं हुआ। और फिर पेंडेमिक में फिर से लोगों ने रीरन देखी। सो मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, तो लोगों का कबीर जी मैंने प्ले किया था रावण की रामायण, उसमें आई प्ले द टाइटल रोल, रावण था। तो वो देखने के बाद हो गया कबीर जी दुर्योधन का कुछ सुनाइए ना। यार 3 घंटे एज रावण परफॉर्म किया है और अभी भी लोग चाहते हैं कि मैं दुर्योधन का सुनाऊं। दुर्योधन को लेकर कुछ बनाया है, और प्ले का ये है कि आप जो नॉर्मल अगर चीज बनाते हैं तो वो तो दिख ही दिखाई जी, नयापन क्या है। तो फिर मैंने कहा कि मैं दुर्योधन कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत को अभिव्यक्त किया जाए, उनकी मित्रता है, सब है, और एक थोड़ा नया टिकल द इंटेलिजेंट बोन ऑफ ईच पर्सन, और सोचने में मजबूर कर दे। भाई सत्य तो जो है वह है, बट आप सोचने में मजबूर कि ये भी एक पक्ष है, एक बात। ज्यादातर लोगों को आप हमेशा सीरियस कैरेक्टर में ही नजर आते रहे, लेकिन क्या कुछ कॉमिक के लिए भी आपके दिल में कभी लालसा नहीं हुई कि मुझे कॉमिक रोल में भी जाना चाहिए कभी? तो जब होता क्या है कि आपकी जो पर्सनालिटी है दैट ओवर रूल्स, समटाइम्स इट ओवर पावर्स। अब जैसे मेरा जो कद काठी है, जो बिल्ड डॉग है, जो आवाज है, अब मुझे आप कोई एक दीनहीन होते ना, एक गरीब, एक मफलूस इंसान नहीं बना सकता, जो मतलब 3 महीने से खाना नहीं खाया हो, गरीब हो, मैं लग नहीं सकता जी बिल्कुल। तो ये थोड़ी मतलब लिमिटेशंस है, बिकॉज होता है पीपल, आपका जो फर्स्ट लुक, क्या यू लुक द कैरेक्टर, एक वो आता है दिमाग। यस, डेफिनेटली लाइटर कैरेक्टर्स करने का मुझे शौक है, बिकॉज मैंने बॉर्डर में किया था, सिंदाबिल एक सरदार की भूमिका की थी, स्ट्रॉन्गेस्ट, उसे जनरल जाए, सो वो दैट वाज अ वेलकम चेंज, पीपल लव बॉर्डर। आपने अमिताभ बच्चन, सलमान खान और जिस तरह से अभी आपने सनी देओल जी की बात की, तो ऐसे कई सारे बड़े कलाकारों के साथ में काम किया है। तो ऐसे में कुछ खास आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ चीजें जिनको आप यहाँ पर, या कुछ आपके संस्मरण जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात है कि जब आप कोई आदमी, शख्स जब भी बड़ा बनता है तो डेफिनेटली उसकी बात होती तो ही वो बड़ा बनता है। अमित जी मेरे हिसाब से इज द बाय फार द बेस्ट एक्टर वी हैड इन आवर इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, ही इज माय फेवरेट। और जो उनका डिसिप्लिन, उनका जो एकाग्रता कहिए, और जो काम के प्रति जो श्रद्धा जो उनकी है, वो काबिल तारीफ है। वो ही इंटेंसिटी मैंने शाहरुख के साथ देखी, ही इज ब्रिलियंट। आफ्टर अमित जी देन इट इज शाहरुख खान। कमाल का मैंने फिल्म की थी उसके साथ, राम जाने, बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है। आई वर्क विद मोस्टली ऑल ऑफ देम, पूरे जो मैं अशोक कुमार जी के साथ भी काम किया है, प्राण साहब के साथ भी मैंने काम किया है, धर्मेंद्र जी के साथ। वो ऐसे गुड लुकिंग इंसान तो मिलेंगे नहीं जी, बिल्कुल। वो तो ये द आइडियल ही मैन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, धर्म जी की सिंप्लिसिटी, इतनी गुड लुकिंग, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद एक वो रॉ, एक वो है जो होता है, जो हमारे जमीन से मासूमियत कहिए, या जो हमारी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, सो वो ऑनेस्टी नजर आती है। विनोद खन्ना साहब थे, ऐसा एवर बीइंग गुड लुकिंग मैन। तो कमाल के लोग हैं। मैं तो दत्त साहब में काम किया, मैंने दत्त साहब, ये सारे क्षत्रिय में थे,
जो मेरे कलीग्स थे, सनी ने बॉर्डर में काम किया, नक्षत्रिय में काम किया, और संजय दत्त इज माय कलीग, हमने सचिव संघ में काम किया है। जो ये बंदा जो स्टार करता है, they have something। इवन सनी जो कि ऑनेस्टी नजर आती है, वो जैसा वो जो एक्टिंग करता है, he doesn't copy anybody, उसका एक नेचुरल स्टाइल है जी। बट एक वो ऑनेस्टी है। गदर के सुपर होने का रीजन ही वो। देन सलमान ऑफ कोर्स, वो तो क्या उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट एनिमल थिंग व्हिच मींस संजय दत्त हैज इट। एंड सलमान इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने एक गर्ल बनाई उसको लेके। जी बिल्कुल। जैसे भी आपने यहाँ पर जिक्र किया जो विनोद खन्ना साहब का, तो विनोद खन्ना साहब के साथ में भी आपकी काफी गहरी मित्रता रही। मित्रता नहीं जी, वो हमारे से बहुत सीनियर जी। थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, उन्होंने मेरे पिताजी की फिल्मों में काम किया है। मेरे फादर साहब ने एक सौदा फिल्म बनाई थी उनको लेकर, एक द चीट बनाई थी which विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस की। तो कमाल, बहुत ही गुड लुकिंग एंड वेरी हैंडसम मैन। बिग बॉस 8 में जो है आप आए थे, और बिग बॉस का कोई एक्सपीरियंस आप यहाँ पर Oh, it was amazing. See, Big Boss जो ये रियलिटी शो है, मैं तो उसे करेक्शन सेंटर मानता हूँ। बिग बॉस जैसे करेक्शन सेंटर्स हर शहर में हर 3 महीने में होने चाहिए, और हर शख्स में वहां जाना चाहिए। Basically, it teaches you management of time, anger, discipline, and सबसे बड़ी बात control, how to control your emotions, that is Big Boss। क्योंकि जब आप एक विपरीत परिस्थिति में आपको पेश किया जाता है, वहां पे विभिन्न प्रकार के फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ द वर्ल्ड वहां पे लोग आए हैं, तो सारे जैसे नहीं है, हर तिमाश के, हर तबके के, तो उनसे जो इंटरेक्शन होता है, आपको खाना कम दिया जाता है, एक आप एक बंद एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो क्या आपका अंदर का जो इनर जो राक्षस है वो जरूर बाहर आएगा, वो स्वाभाविक है। फिर उस वक्त आप कितना नियंत्रण पा सकते हैं दैट इज बिग बॉस। अब आने के लिए जब मैंने बिग बॉस खत्म किया, मैं वहां पे गया था, मैं तो शायद वहां पे एक हफ्ता भी लास्ट नहीं कर पाता, बट जाने के बाद लगा नहीं यार ये है, करते गए, लोगों को पसंद आते गए, बजाय एक हफ्ते के बाहर निकलने के मैं पूरे 15 हफ्ते रहा, 15.5 हफ्ते रहा। तो जब बाहर आने के बाद आई स्टार्टेड वैल्यूइंग थिंग्स। अब जैसे हम घर में रहते हैं तो अपने सर रामू मैंने चाय लेके आया, उनका चाय लेके आया, क्या पापा चाय नहीं, चल वापस लेके आ, फिर बना दिया। We take things for granted। हम अपनी जो रियल नियमत होते हम सब we take them for granted, और वहां पे ऐसा नहीं था। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको 15 आदमी आपको हाउंड करेंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, they make you small, they make you feel like a speck। और ऊपर से सलमान सर की जो गाज गिरती है वो अलग। सलमान की गाज कब आती है? सलमान तो आके एक्चुअली जो बात करता हो तो वो आपके भले की कहता है, दैट इज नॉट अ थिंग। और आजकल गाज मेरे हिसाब से सलमान इज वेरी नेचुरल। जी बिल्कुल नेचुरल। सो व्हाट हैपेंस इज नहीं, आपका अंदर जो आपको तो नींद नहीं देगी, नींद बहुत कम है, खाना इज ऑल्सो वेरी जानबूझ के ताकि आपका सेरोटोनिन लेवल जो है राइज करे, ताकि आप भर के आप याद करें। तो वहां पे विजयी वो होता है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकता है, और किस सिचुएशन में क्या शब्द नहीं बोलना वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो आई थिंक इट इज फॉर मी इट वाज एन आई ओपनर। आप माने में जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला, जब घर पहुंचा, तो सबसे पहले जो घर में समर था, मेरा काम करता था, मैंने जाकर उसको हक किया, थैंक यू काउस जी। आप अपने और जो आपको आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं लोग, आप उन्हीं को यू टेक देम फॉर ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल योर वाइफ, आप जो बाहर काम करके थक के आते हैं, आपको बाहर की परेशानी है, बजाय डिस्कस करने के वाइफ ने कुछ कह दिया, आप उस पर आप रिएक्ट कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों का आदमी रिएक्ट कर देते हैं, वो तो बेचारे आपके लिए ऑन द कॉन्ट्री इज बेटर टू टॉक थिंग्स आउट। सो दीज थिंग्स व्हिच आई लर्न देयर, एंगर मैनेजमेंट, हंगर मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीजें बहुत खूबसूरत है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिग बॉस के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं, या कहना है लोगों का कि ये स्क्रिप्टेड है। नहीं, I have been there, it was not scripted at all। See, there are 15 contestants को वैसे कहते हैं कि एक बार जेल में स्विच शुरू कहाँ से आगे, जेल में आप एक कंफाइंड सेल के अंदर 15-20 कैदी थे,
उनको डाला गया, ऑब्वियसली वो विभिन्न सर्कमस्टांसेस से आए थे। तो ये ह्यूमन नेचर है कि यू विल बिच अबाउट ईच अदर। आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। आप 2 दिन 4 दिन आप ऊपर से भाईचारा दिखाएंगे, अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7वें या 8वें दिन आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आएगा ही आएगा। वहां से शुरू होकर यस, देयर आर डॉक्टर्स, देयर आर साइकियाट्रिस्ट्स, दे आर वाचिंग द शो 24/7 यू आर वाचिंग। दैट इज ऑल्सो, देखिए आपको, आप अपने आप में, आप नौकर बैठे, आप नाक में कुछ भी है, आप कुछ भी कर सकते हो। वहां पे आपको यू कॉन्शियस के कैमरास ऑन, आप नाक नहीं साफ कर सकते, इसके सामने गंदा लगेगा, तो आप बाथरूम जाए। सो प्लीज बी कॉन्शियस कि यार मैं 24 घंटे मेरे ऊपर कैमरा ऑन है, तो इट इज एक शेक्सपियर, आप समझ रहे हैं? इट इज नॉट स्क्रिप्टेड। वो दे गिव यू सिचुएशंस, दे वांट टू टेस्ट यू। आप कंफर्टेबल हो गए, वो आपकी जो दोस्ती है, वो दोस्ती में आपकी दरार डालने के ऐसे गेम्स देंगे, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा हो, तो फिर देखते हैं आप कितने अच्छे हैं। यानी कि उसको इतनी अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है कि लोगों का इनर जो है वो पूरी तरह से बाहर आएगा ही आएगा, और वो जो है लोग समझ दैट इज द टेस्ट ऑफ टाइम कि कौन उस पर खड़ा उतरता है। दैट इज फिटनेस। इसके अलावा एक मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि जैसा अभी हमने बात की लाइटर मूवी की या लाइटर सीन्स की बात की है आपकी जीवन में, तो अगर आपकी किसी सीरियस फिल्म, बहुत सारी फिल्में जो आपने की हैं उसमें सीरियस किरदार है, वहां पर अगर आप कोई ऐसा कॉमिक या फिर लाइटर रोल अगर आप डालना चाहेंगे, प्ले करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, वो कौन सी फिल्म होगी और कौन सा किरदार? मैंने एक फिल्म की थी क्रश, राकेश रोशन के साथ, उसमें लाइट करेक्टर, वो तो जो रोल आएगा तो पढ़ने के बाद लगेगा नहीं है इसमें स्कोप है, जरूर डेफिनेटली एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। आपने हमारे प्ले में देखा होगा, सी कॉमेडी होती ना, जो कैरेक्टर्स होते दे हैव टू बी सीरियस। वो आर्टिफिशियल मुंह बनाने से कॉमेडी नहीं होती। आप जितनी भी वर्ल्ड के बेस्ट जो क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स हैं, उसमें यार चार्ली चैपलिन भी ले लीजिए। चार्ली चैपलिन जो परफॉर्म करता है वो कोई गिमिक नहीं करता, वो बेचारा सीरियस है। वो सिचुएशन के ऊपर उसको मार पड़ती तो हंसी आती है। सो द पार्ट जो है दैट बी सीरियस, फिर ट्रू ऑनेस्टी इनको करना है। दिस इज वेरी थिन लाइन ऑफ कॉमेडी। एक होती है टिकल मी एंड आई विल लाफ, वो जी। अभिनेता और साथ में जो है एक डायरेक्टर, यानी कि जो है बात करें निर्देशक, ये जब ये 2 हैट आप एक साथ जो है प्ले करते हैं, जैसे खासतौर पे हम महाभारत की बात करें, तो आपके लिए कौन सा डिफिकल्ट होता है और क्यों? देखिए मेरी become a director, it is your vision. You are being paid for your dreams. तो उसमें क्या आपका जो समझ है, आपने कितना पढ़ा है, क्या है, आप कैसे चाहते हैं, what exactly you want, क्या होना चाहिए, very job satisfied, very job satisfied कि भाई जो मैंने I could create something, और फिर as an actor with passion आप करते हैं। इस अध्यात्म की बात करें तो आप अपने आप को अध्यात्म से कितना जुड़ा हुआ मानते हैं? मैं पढ़ता हूँ जी, मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो है, मैं अपने आप में कर्म योगी मानता हूँ, मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। आई रीड बुक्स, मैं चक्षु मेरे हमेशा खुले रहते, सुनता रहता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ और मेरी पूर्ण आस्था है अपने धर्म में। मेरा हमेशा मेरा कहना ये है कि टू बी अ प्रो हिंदू डजंट मीन आई एम एंटी अदर रिलीजन। सब धर्म जो है वो हर धर्म अच्छा, बेसिकली धर्म जो है सिखाता क्या है कि आप मनोर बनो, एक अच्छे हिंदू बनो। वही है हर धर्म का बेसिक प्रिंसिपल, जो वही है कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो जानते पूछते आप किसी को दुख ना दें, तकलीफ ना दें। मूल मंत्र तो यही है विच हम फॉलो करते हैं। और हमारे तो जो धर्म में, मैं सनातन धर्म में, सनातन भी क्या, सनातन में लोगों को मतलब ही नहीं पता, जो आदि काल से चला आ रहा है वो सनातन जी, एंशिएंट।
सबसे वो है बस धर्म मतलब क्या बहुत खूबसूरत एक तो डेफिनेशन है कि ये आई कीप रीडिंग बुक्स, मुझे अच्छी लगती हैं, इट इज वेरी नाइस, बढ़िया। ओशो की बात करें तो आपने क्या ओशो को पढ़ा और सुना भी है? मैं सुना है, सुनता रहता हूँ तो अच्छा लगता है। वो वेरी गुड ओरेटर आई थिंक, उनकी मेस्मराइजिंग उनकी वो थी। कौन सी ऐसी जो बात है आपको जो लगता है कि ओशो की हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, या आपने जो सुना हो उनमें से आप कुछ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? मैं जो इनका एक मुझे अच्छा लगता है कि एक्सेप्टेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। हम बात करें अगर कि जैसा आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो है इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश, उनके लिए मैं ये क्या कहना गाइडेंस देना चाहेंगे? हाँ, ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आपको मेहनत बहुत करनी है, तो सबसे पहले जो एक्टिंग की जो, जैसे आपको बॉडी बिल्डर बनना है, आपको बॉडी बनानी है, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस MBBS करना है, तो दिस ऑल्सो स्पेशलाइज्ड फील्ड। अगर आपको कलाकार बनना है तो जो एक कलाकार के क्या टूल्स होते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी वाणी, वॉइस कल्चर बहुत जरूरी है, आपकी मॉड्यूलेशन है, फिर आपका स्पीच डिक्शन बढ़िया होना चाहिए। अगर आप हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको हिंदी बोलना बहुत ही आवश्यक है। भाषा पे ध्यान दीजिए, पढ़िए रोज, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में क्या है तो शहर जो अर्बन बच्चे हैं वो बेचारे सोचते भी इंग्लिश में है, बोलते भी इंग्लिश है, घर में दुर्भाग्यवश हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। सो आज तो डायलॉग भी रोमन इंग्लिश में आते हैं, हिंदी डायलॉग। सो जो आपकी वो क्या करेक्ट, मैं स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने प्रोड्यूसर से, देवनागरी में मेरे हिसाब से हिंदी इज द मोस्ट कंप्लीट लैंग्वेज। जैसे लिखा जाता है तो वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है हिंदी। जी। आज अगर हम बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री चल रही है और OTT ने बहुत सारी जगह ली है, जैसे आपने जीवन की शुरुआत महाभारत से टीवी पर जब हुई, तो उस जमाने में टीवी अलग था, लेकिन आज वो ज्यादातर जगह जो है OTT लेता चला जाता है। तो OTT का और फिल्म इंडस्ट्री का और खासतौर पे टीवी इंडस्ट्री का चेंजेस, ट्रांजिशन फेज होता है। फिल्म है, अरे बाहुबली या वो देखते हैं आप, ड्यून देखिए या मैड मैक्स देखिए, अभी कल की देखिए, ये आप जो है ये छोटे पर्दे पर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सामूहिक एक व्यूइंग होती है इन पब्लिक, आप एक ऑडिटोरियम में गए, वो सराउंड साउंड सिस्टम्स और जो फिर एक 70 mm की स्क्रीन, वो एक बात ही अलग है। देन का ट्रांजिशन आया, टेलीविजन आ गया, सो विच इज अ स्मॉल बॉक्स, एक 36x36 के एक डब्बे में आप देख रहे हैं, दैट इज इन प्रोसेस, वो आपके घरों के हॉल में। कुछ दिन उन्होंने उथल की, फिर बोझ में आप जो भी दिखाओ, बेचारे घर की जो गृहस्थ की जो लोग हैं बैठ के देख लेते हैं। अब फिर जब OTT आया तो दैट केम टू द बेडरूम, टेलीविजन केम टू द बेडरूम, वेयर थोड़ा बोल्ड सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन पिक अप थिंग्स, और फिर उसमें एडल्ट टॉपिक्स आ जाते हैं, सो वो बेडरूम में आया। ये भी फेज है, ये भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपने मनोरंजन करना है, आपने परफॉर्म करना है, आपने अच्छी चीजें बनानी है। आप एक अच्छी बड़ी चीज बनाएंगे उसमें आपको मजा नहीं आएगा, तो ये चलेगा, फिल्में भी रहेंगी, टेलीविजन भी रहेगा, OTT जो नया है ये रहेगा, इसके बाद सब कुछ और आएगा। सो नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, एंड वी शुड एक्सेप्ट चेंज विद ओपन आर्म्स। कल्कि को लेकर के अभी आपने बात की, अमिताभ बच्चन साहब की ये फिल्म जो है बहुत धमाकेदार चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के हम कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पहले कह दिया कि फॉर मी अमित जी इज द बेस्ट एक्टर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ही इज रिजर्वोयर ऑफ
रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट। मैंने सुना है और मैंने देखी नहीं है फिल्म, बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है। ईश्वर उनकी उम्र दराज रखे, वैसे हमें लोगों का मनोरंजन करते रहे, वो हमारे देश की महान आए। जी, फैंटेसी थिएटर की बात करें या फिर थिएटर इंडस्ट्री की बात करें, तो जिस प्रकार से राहुल कुशर जो है एक अलग जो है चेंज लेकर के आए हैं थिएटर को लेकर के, तो उनके योगदान को लेकर के फैंटेसी के और राहुल कुशर सर के योगदान को लेकर आप क्या कहते हैं? वेरी नाइस। ये हमारे हिंदी थिएटर को राहुल जो है वो बढ़ावा दे रहा है। इट्स अ वेरी गुड, काबिल तारीफ बात है कि वो टिकटेड शोज करना, वो शिरा रखना, और अगर लॉसेज एंड स्टिल गो एंड डू इट विद पैशन, ये जो करता है एक सेलिब्रिटी लाता है, बाकी फिर यहाँ के लोगों को, यंग टैलेंट को मौका देता है ताकि लोग आके देखें और समझें। वेरी गुड थिंग। 97 मंचन होने जा रहा है आपका 97वां महाभारत का, तो आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे मंचन आपके ऑलरेडी जो है तय हो चुके हैं अलग अलग विभिन्न राज्यों में। तो ऐसे में जो ऑडियंस है आपके नाटक को देखने वाली, उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? यही है कि आप आए हैं, हमारे शोज को देखें, और देखने के बाद में अगर आप अच्छा लगता है तो उसके बाद लिखिए, लोगों को बताइए कि भाई इस तरह का भी शो है, जाके देखिए, उसका प्रचार करिए। तो हमारे देखिए थिएटर वाइज के अगर हिंदुस्तान में देखे ना, तो बॉम्बे में तो स्पेशली, दिल्ली में तो फिर भी हिंदी थिएटरों का ये यहाँ पे एक वो है, प्रचलन है। बॉम्बे में कल्चर है, बॉम्बे में मराठी थिएटर इज वेरी ग्रेट, गुजराती थिएटर इज वेरी ग्रेट, देन इंग्लिश, और हिंदी सबसे लास्ट है वहां पे भाषा। तो ये थिएटर का थिएटर इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग। लोग कोई कहते हैं 8000 साल पहले, कोई ये सब झूठ है। सबसे पहले पता है आपको नाटक कब शुरू हुआ था? ये ब्रह्मा ने शुरू किया था, किसी को पता ही नहीं। वो तो ब्रह्मा जी ने ये जो राक्षस गण थे सबको मार दिया, देवों की असुरों की लड़ाई हुई, सारे असुरों को देवों ने मार दिया। अब जो देवता थे वो बिल्कुल वो सीधे हो गए, रहने लगे, तो बोरियत हो गई, मनोरंजन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझ ही नहीं आया। तो ब्रह्मा ने रब्बा क्रिएट की, और ये जो क्रिएट किए, तो बोला एक काम करो, तुम लोग कुछ मनोरंजन के लिए कुछ एक्टिंग करो। विभिन्न तो देवताओं ने विभिन्न बना दे, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो यार, एकदम शिव पार्वती की एक्टिंग करते हैं लोग जो देव बनते, तो देव सर्विलेंस उनका एक प्रसंग हम लेके बनाते हैं। तो में से जो देवगण था वो शिव बन गया, और एक देवगणी पार्वती बन गई। उन्होंने एक प्रसंग उसका नाट्य मंचन किया, तो मुझे वो परफॉर्मेंस सही नहीं लगी। वो पार्वती माता तो वैसी लगी नहीं, वो आदमी था, आदमी औरत बन के कर रहा था। That's how ब्रह्मा created a woman. फिर वो जब आया, वो आई और वो पार्वती बनी, और फिर उन्होंने परफॉर्म किया। सो नाटक जो है वो तो हमारी संस्कृति का, ये लोग कहते हैं नाट्य शास्त्र 8000 या 5000 साल पहले, वो कितने साल पहले वो ही था? नहीं, ये तो तब का है। तो शिव पार्वती के प्रसंग लोग ये पेश किया करते थे, वो तब वहां से एक्टिंग वॉज फ्रॉम देम। ये बहुत कम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि महाभारत इतना खूबसूरत नाटक है, मैंने खुद भी देखा है, और आप लोग आइए, जहां कहीं जिस भी शहर में ये नाटक हो रहा है, आप मेक माई ट्रिप से जो है इस नाटक के बारे में जान सकते हैं और आए। यहाँ पर एक और खूबसूरत बात है कि आपको ये नाटक तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पुनीत इस्सर जी से और सिद्धांत इस्सर से और बाकी सारे तमाम कलाकारों से यहाँ से मिलने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।